आज हमारे साथ में औरंगाबाद की एक मशहूर हस्ती है, जिसको न कि सिर्फ औरंगाबाद बल्कि विद इन महाराष्ट्र में इनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है और इन्हों सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मरहूम साजिद बिल्डर साहब के फर्जंद समीर साजिद बिल्डर साहब। मरहूम साजिद बिल्डर साहब जो थे तो औरंगाबाद के राजनीति में इनका बहुत बड़ा वर्चस्व था। इस टाइप की इनकी ख्याति थी और उन्हीं के फर्जंद जनाब समीर साजिद बिल्डर साहब, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से इन्होंने अपने राजकीय करियर का आगाज़ किया था, जिसके ये शहर अध्यक्ष भी रहे थे, उसके बाद जिला अध्यक्ष भी है, बाद में एक महाराष्ट्र की पोस्ट भी इन्हें दी गई थी जो इन्होंने कबूल नहीं किए। इन सब चीज़ों की अपन उनसे चर्चा करने वाले। समीर भाई, आपका इस्तकबाल है हमारे साथ में। आपको बताइए, ये राजकारण में आने का मतलब आपका बचपन से एम था या कुछ इंसिडेंस हुआ जो आप इसमें आए? नहीं, मैं एक्सीडेंशियली पॉलिटिक्स में हूँ। असल में वालिद साहब के इंतकाल के बाद में फैमिली में से कोई पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे। उसके बाद में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2013-14 में औरंगाबाद के अंदर कदम रखी, तब से हम लोग जमात के साथ जुड़े हुए थे। जावेद कुरैशी साहब के दौर में भी हम लोग जमात के साथ जुड़े हुए थे। जब इम्तियाज़ जलील साहब पहली बार 2014 में आमदार बने, तब भी हम लोग जमात के साथ थे ही। जब से पॉलिटिकली मैं एक्टिव हुआ हूँ तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ही रहा हूँ और इंशाअल्लाह जब तक हूँ तब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन नहीं छोड़ूंगा। आपका जो शहर सदर का जो पोस्ट था, उसका जो पीरियड था, किस टाइप से रहा हूँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रगुजार हूँ, साथ ही में बैरिस्टर अलहज असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे नेशनल पार्टी का सिटी प्रेसिडेंट 2017 के अंदर बनाया। तब मेरी एज 26 या 27 ही हुआ करती थी और उस दौर के अंदर उतनी कम एज में भी इम्तियाज़ भाई ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे मजलिस का जो है तो औरंगाबाद का शहर सदर बनाया। शहर सदर होने के नाते हम लोगों ने तमाम शहर के अंदर हमारी कार्यकारिणी बनाई। हर वार्ड के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर हम लोग पहुंचने की कोशिश की। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा पॉलिटिकली कि हम लोग आवाम के बीच में रहे, मुद्दे उठाते रहे, चाहे कॉरपोरेशन के रहो, चाहे घाटी के रहो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रहो, चाहे PWD के रहो। हर मुद्दों के ऊपर हम लोग जो है तो बेबाकी से लड़े और आवाम की खिदमत की। आपको शहर सदर का जैसा आपका वो हुआ, उसके बाद में आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की, तो उस लिए भी हमने अब साथ में काम करते हुए देखा है कि आपने बहुत सारी मेहनत की। कैसा रहा वो सफर? नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का मेरा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं पूरे मेरे ज़िले के अंदर घूमा। हर जो है तो हम लोग तांडे तक पहुँचे, हर तालुके तक पहुँचे, हर सर्कल तक हम लोगों ने पहुँचने की कोशिश की। मेरा ज़िला था और मैं मेरे ज़िले के अंदर जो है तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद में तालुके के अंदर पहुँच सका था। एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि गाँव के अंदर जो मोहब्बत होती है, जो खुलूस होता है, वो मैंने समझता कि आज भी शहर के अंदर वो मोहब्बत है, वो खुलूस है जो हम गाँव के अंदर देखते हैं, सर्कल के अंदर देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था। पूरी हम लोगों ने तांडों के अंदर, सर्कल्स के अंदर, तालुके के अंदर मजलिस की टीम बनाई थी। हर तालुके के शहर के अंदर हम लोगों ने दारुस्सलाम गंगापुर हो, दारुस्सलाम कन्नड़ हो, दारुस्सलाम वैजापुर हो, दारुस्सलाम पैटर्न हो या दारुस्सलाम सिल्लोड हो, इस तरीके के जमात के ऑफिसेस हर तालुके के अंदर हम लोग बनाने में कामयाब हुए थे और एक बड़ी अच्छी मोहब्बत मुझे तालुकों के अंदर मिली थी। आपका काम जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी विद इन महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों को मालूम है, हमको भी मालूम है, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है। उसके चलते आपने दारुस्सलाम पे जो है तो जनता दरबार का आगाज़ किया था। जनता दरबार आपने बहुत अच्छे से चलाया, हमने देखा। उसके लिए आपको कहीं मतलब क्या चीज़ें अड़चन आई, क्या हुआ कहीं? देखिए, जब मैं शहर अध्यक्ष बना था, बनने के टाइम पे हम लोग कुछ ख्वाब देखते थे कि अगर मैं शहर अध्यक्ष बन गया तो एक दफ्तर खोलेंगे, एक दफ्तर ऐसा बनाएंगे जहां पर तमाम शहर के लोग आ सके, अपने मसलों को हल करवा सके। तब हम लोगों ने दारुस्सलाम औरंगाबाद की शुरुआत की थी। जब मैंने वो दफ्तर खोला था तो मैं चाहता तो मैं वो दफ्तर को मेरा नाम भी दे सकता था, समीर साजिद बिल्डर्स ऑफिस बोल के, मगर हमने उसको दारुस्सलाम का नाम दिया था। इसलिए दिया था कि हमको जमात से मोहब्बत है और हैदराबाद में जो हमारा दारुस्सलाम है उस तर्ज पे दारुस्सलाम औरंगाबाद के अंदर भी खुले, महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी खुले, ये हमारी ख्वाहिश थी। जब मैंने दारुस्सलाम की शुरुआत की तो मैं अकेला था, मेरे साथ में कोई नहीं थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता हम लोग चलते गए, सफ़र हम लोग करते गए और काफिला जुड़ता गया।
लोग साथ में आते गए, टीम साथ में बनती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज दारुस्सलाम टीम एक बड़ी ताकत औरंगाबाद के अंदर रखती है। मैं अकेला दारुस्सलाम आज नहीं चलाता, मेरी पूरी टीम है जो हम सब मिलकर दारुस्सलाम ऑपरेट करते हैं। चाहे जावेद पटेल साहब हो, मुंशी भैया हो, या खां साहब हो, या कलीम भैया हो, या साबिर भाई हो, या और भी हमारी बहन निकिता हो, अंकिता तई हो, या मोनिका मोरी दीदी हो, या और भी एक पूरी हमारी टीम है, रिजवान भी है, मिराज भी, सब मिलकर हम लोग दारुस्सलाम ऑपरेट करते हैं और कोशिशें करते हैं कि जो दारुस्सलाम के ऊपर शख्स आएगा कोई भी मामले को लेकर, चाहे वो पर्सनल मामला हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे हॉस्पिटल्स का हो, या कोई और मामला हो, हम उसको बैठकर वहां पर हल करके देने की पूरी कोशिश करते हैं। जनता दरबार पिछले कई सालों से दारुस्सलाम के ऊपर चल रहा है, आज भी जारी है और इंशाल्लाह जब तक मैं हयात हूँ जनता दरबार मैं और जावेद पटेल साहब इसी तरीके से चलाते रहेंगे। हमने स्टार्टिंग में देखा था, अपन ने एक दारुस्सलाम मेडिकल हेल्पलाइन सेंटर अपन ने स्टार्ट किए थे। उसके बाद में घाटी हॉस्पिटल में अच्छा खासा वहाँ पे मरीजों का काम हुआ करता था दारुस्सलाम टीम की तरफ से, तो वो नाम चेंज क्यों कर लिया? भाई दारुस्सलाम टीम की तरफ से पेशेंट्स की मदद पहले भी की जाती थी, आज भी की जाती है और हमेशा की जाती रहेगी। घाटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम का, मजलिस का ये दबदबा है कि हमारे कॉल के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी काम हो जाते हैं, चाहे घाटी हॉस्पिटल रहो या प्राइवेट हॉस्पिटल रहो, तमाम हॉस्पिटल्स के ऊपर हमारी नज़र होती है और वहाँ पर हमारी टीम मौजूद होती है। और दारुस्सलाम मेडिकल हेल्पलाइन सेंटर पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। कुछ चीजें ऐसी है जो हमको और आपको पता है लेकिन जनता जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ कि समीर साजिद बिल्डर के जैसे चेहरा, जो कि लोग उसको पहले से ही अपने दिलों में भावी आमदार मान चुके थे, क्या ऐसी घटनाएं घटी जो समीर साजिद बिल्डर को इलेक्शन लड़ने से रुकना पड़ा? नहीं, देखिए ये फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का था कि समीर को टिकट नहीं देके नासिर सिद्दीकी साहब को एक बार और मौका दिया जाएगा। और जब सदर साहब का हुक्म आया तो हमने उस बात के ऊपर लब्बैक भी कहा और नासिर सिद्दीकी साहब के लिए और इम्तियाज जलील साहब के लिए हम लोगों ने मेहनतें भी की। बस मेरा सवाल इतना था, या मेरा जो है तो असद साहब से तो मैंने कभी कुछ कहा नहीं, बैरिस्टर साहब को मैंने यही कहा था कि साहब आपका जो भी फैसला होगा उसके ऊपर हम लब्बैक कहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिलेगा, मगर जब टिकट नहीं मिला तो हमने साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहा, काम किया। मगर इलेक्शन के रिजल्ट जब आए तो तब ये महसूस हुआ कि अगर फैसला कुछ और होता तो शायद रिजल्ट भी कुछ और होता। तो ये बात मैं कहता हूँ, उसमें कोई मसला है नहीं, मगर जो भी फैसले हुए अल्लाह की तरफ से हुए। अल्लाह इसमें कुछ खैर हमारे लिए भी रखा होगा, इम्तियाज भाई के लिए भी रखा होगा, नासिर भाई के लिए भी रखा होगा। आम खास पे एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें आवाम के सामने ऐलान किया गया था कि समीर साजिद बिल्डर को जो है तो बहुत जल्द बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है, ऐसा क्या तो हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज भाई ने अपना वादा निभाया भी, मुझे महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी बनाया भी। और मैंने उस अहदे को, जब असद साहब की तरफ से कोई ट्वीट आता है तो हम बिना कोई बात कहे उस बात के ऊपर लब्बैक कहते हैं। उसके लिए हम जो तो लब्बैक पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं। असद साहब का हुक्म था कि समीर जनरल सेक्रेटरी बनेंगे और जनरल सेक्रेटरी के अहदे के ऊपर काम जमात के लिए करेंगे, तो मैं बिल्कुल वो फैसले को कबूल करता और इंशाल्लाह मैं जमात के लिए काम करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। कॉरपोरेशन के इलेक्शंस को आप कैसे, किस नजरिए से देखें? मैं कॉरपोरेशन का इलेक्शन का नाम सुनते ही बड़ा जोक समझ में आ रहा, क्योंकि पिछले 5-7 साल से लगातार कहा जा रहा है कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन लिए जाएंगे, मगर जैसे ही कॉरपोरेशन इलेक्शन के तैयारी शुरू होती है तो वो फिर से वो भूत गायब हो जाता। कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है तो इंटरेस्टेड नहीं है कॉरपोरेशन के इलेक्शन लेने के लिए, जबकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन लिए जाने चाहिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक ट्रस्ट है और कॉरपोरेटर उसका ट्रस्टी होता है, और ट्रस्टीज का काम होता है कि अपने अपने इलाकों के अंदर काम करवा के लिए और जो है तो अधिकारियों को अपनी मनमानी ना करने दे। मगर पिछले 5 साल से लगातार हो ये रहा है कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, चाहे कमिश्नर साहब हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर साहब हो या कोई और अधिकारी हो, ये तमाम जो है तो ऐसा समझ रहे हैं कि कॉरपोरेशन के बाप की जागीर है, जबकि कॉरपोरेशन एक ट्रस्ट है, कॉरपोरेटर उसकी ट्रस्टी है। और ये कॉरपोरेशन को विदाउट कॉरपोरेटर आप चला रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कॉरपोरेशन के अंदर जब तक कॉरपोरेटर्स नहीं जाएंगे और आवाम के मसलों को कॉरपोरेशन के सामने नहीं रखेंगे, जब तक जनरल बॉडी के सामने मुद्दे नहीं आएंगे, जब तक स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो है तो ठहराव नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये अधिकारी इसी तरीके से अपनी मनमानी करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने चाहिए।
आप उन पदाधिकारियों को क्या समझाना चाहेंगे जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन के आस लगाए बैठे हैं? और उसके साथ साथ मेरा एक सवाल और ये रहेगा कि क्या कॉरपोरेशन में मजलिस का काम करने वाले पदाधिकारियों को मौका देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मांगने का हक सबको है, सिर्फ पदाधिकारी नहीं, हमारे मामूली कार्यकर्ता ने भी टिकट मांगना चाहिए। मांगने का हक हम सबको है, मगर जो फैसला अलहद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से आएगा तो उसके ऊपर लब्बैक कहना आपका और मेरा, हम सबका फर्ज भी है। तो बिल्कुल टिकट मांगने का हक आप सबको है, मांगना भी चाहिए। मैं भी इस बात की पुरजोर जो तो पैरवी करता हूँ कि जो कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 साल से 10 साल से मजलिस के झंडे उठाकर भाग रहे हैं, मजलिस के लिए खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे नौजवानों को मौका मिलना चाहिए और बिल्कुल उनकी हिमायत में इलेक्शन के दौर में जरूर करूंगा। और जो दूसरा सवाल था, क्या था? दूसरा सवाल ये था कि क्या उन पदाधिकारियों को इलेक्शन में जो है तो आप मौका देंगे? भाई, मौका तो मिलना चाहिए ना भाई, जिसने मेहनत की है जमात के लिए, बिल्कुल वो जो है तो हमारे सदर साहब के नज़रों में वो लोग होंगे और उनको मौका मिलना चाहिए। और मैं उनकी सिफारिश भी जरूर करूंगा, क्योंकि मैं भी पिछले 10 साल से लगातार देख रहा हूँ कौन नौजवान, कौन हमारे पदाधिकारी जमात के लिए खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं। आइंदा 2029 के जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें कुछ न्यूज़ें पीछे ऐसी चली है कि औरंगाबाद में जो है तो 2 खासदार होंगे, 13 आमदार होंगे, तो हम समीर साइज बिल्डर को कहाँ देखते हैं? भाई देखो, मेरी कोशिश तो 2019 में भी थी, 2024 में भी थी और 2029 के लिए तो अब फिर से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। मेरा इस एक ही सवाल है, जो लोग जमात के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, खिदमतों को अंजाम देते हैं, लगातार 5 साल आवाम के बीच में मौजूद रहते हैं, पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं, तो उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और आवाम का भी कोई एक एक्सपेक्टेशन होता है जमात को लेके, तो वो एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल किए जाने चाहिए। जब कोई नौजवान जमात के लिए दिन रात एक कर रहा है, उसकी जान से, उसकी माल से खिदमत कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी कुर्बानी को भी जो तो याद रखा जाना चाहिए। मैं बैरिस्टर साहब का हमेशा से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा बहुत मोहब्बतें की है। जब मैं उनके घर पे गया था, मैं और नासिर सिद्दीकी साहब जब हमने उनसे मुलाकात की थी, तब मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस बार मौका मुझे मिलेगा, क्योंकि नासिर भाई ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड थे। तो हमको उम्मीद थी कि हमको मौका मिलेगा। मगर साहब के घर पे मैंने ये कहा था कि सदर साहब आपका जो भी हुक्म रहा इंशाल्लाह मैं लब्बैक कहूँगा, और मैंने अपना वादा सदर साहब निभाया है। मैंने आपकी बात के ऊपर लब्बैक कहा है, और आपने भी मुझसे कहा था कि इस बार हमने किसी को मौका दे दिया, अगली बार आपको मौका ज़रूर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपना वादा निभाया, आप भी आपका वादा ज़रूर निभाएंगे। अभी फिलहाल जो है तो माह रमज़ान चल रहा है, आपसे बहुत युवा वर्ग को उम्मीदें होती है, आप क्या उनको जो है तो मुबारकबाद पेश कैसे? सबसे पहले तो नौजवानों, 1 का 70 का महीना चालू है, जितना हो सके नमाजें पढ़ो, जितना हो सके दुआएं करो, माँ बाप की खिदमत करो, अपना घर देखो, अपने बच्चे को देखो, अपने बीवी को देखो। चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, मतलब आप ज़कात देना चाह रहे हैं तो वो घर से शुरुआत उसकी होनी चाहिए। और ज़कात सबसे पहले यही है कि आप आपके माँ बाप की खिदमत करो, आपके घर वालों से अच्छा बर्ताव करो। हम अगर घर में अच्छे होंगे तभी हम बाहर अच्छे हो सकेंगे। सियासत ये वो सब तो चलते रहेगी, रमज़ान का महीना है, चलिए हम सब मिलकर इबादतें करते हैं, अपनी दुआओं को कबूल होने की जो के लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं। हम जब तक मस्जिदों का आबाद नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि शहर के अंदर हम अपना कोई वर्चस्व बना सकेंगे। नौजवानों, आपसे मेरी यही गुजारिश है, माँ बाप की खिदमत करिए। आप सब खुश नसीब है कि आपके पास वालिद साहब भी है, वालदा भी है। जिनके पास ये दौलत नहीं है उनसे आप पूछिए किस तरीके की तकलीफ और दुनिया वो लोग झेलते हैं। एक ऐसा लगता है हमारे छत पे कोई साया ही नहीं है, मगर आप खुश नसीब है कि आपके पास ये मोहब्बतें हैं। तो उन मोहब्बतों की कदर करिए, उनकी खिदमत करिए, उनको राज़ी करिए। ये महीना अल्लाह को राज़ी करने का है, और मुझे और मेरी जमात को भी अपनी दुआओं में कुछ हिस्सा ज़रूर बना के रखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर आपके लिए कोशिश और इसी तरीके से खिदमतों का अंजाम देते रहेंगे। सर, मैं आखिरी सवाल, बहुत दिन हो गए औरंगाबाद के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की जो है तो बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है, सिर्फ 4 या 5 पोस्ट जो कि असद साहब ने डिक्लेयर करे।
महाराष्ट्र की बॉडी कब होंगी और उससे बेटर है औरंगाबाद? आपके सवाल के ऊपर कहीं ना कहीं मैं भी जो है तो उसका जवाब दे हूँ कि बॉडी अभी तक क्यों नहीं बनी। बॉडी हम लोग जरूर बनाएंगे। जब असद साहब का ट्वीट आया उसके कुछ दिन बाद ही रमजान की शुरुआत हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग पूरे महाराष्ट्र के अंदर अभी बॉडी नहीं बना सके। मगर रमजान खत्म होते बराबर फिर से हम लोग पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर निकलेंगे। इम्तियाज जलील साहब से मशवरा करके कहाँ कहाँ जो है तो हम टीम बना सकते हैं उनके बारे में हम लोग इम्तियाज भाई के पास एक डिटेल रिपोर्ट पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम तैयार की जा सके और अच्छे लोगों को हम लोग मौका देने की कोशिश करेंगे। नौजवानों को आगे लेकर आकर जो तो खड़ा करने की कोशिश करेंगे और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ये काम शुरुआत इसकी हो जाएगी। रमजान के फौरन बाद मैं खुद पर्सनली पूरे महाराष्ट्र में विजिट करने वाला हूँ। अलग अलग जिलों के अंदर हम लोग जाएंगे और मस्जिद को इंशाल्लाह दोबारा जिस तरीके से इम्तियाज भाई खड़ा किए थे उसी तरीके से दोबारा खड़ा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नए लोगों को भी मौका दिया जाएगा? बिल्कुल, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर नए नौजवानों को हम लोग आगे लेकर आकर खड़ा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जमात को मजबूत करें पूरे महाराष्ट्र के लिए। दारुस्सलाम पे फिर से जो है तो आवाम अभी रमज़ान के ताल्लुक से थोड़ा सा गैप है, तो रमज़ान के मतलब कितने वक्त के बाद में जो है तो दारुस्सलाम पे फिर से जो है तो पूरी आवाम के काम शुरू हो जाए? ईद के 2 दिन के बाद ही हम लोग दारुस्सलाम के ऊपर जनता दरबार दोबारा शुरुआत इसकी कर देंगे। जनता दरबार का वक्त सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होता है। दारुस्सलाम के ऊपर मैं खुद और मेरी पूरी टीम दारुस्सलाम के बाहर टेबल लगाकर हम लोग बैठते हैं और आवाम के जो मामला है उनको सुनते हैं और जितने भी गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स होते हैं, चाहे वो लाडली बहन की हो, चाहे वो कामगार की हो, चाहे कोई और जो है तो गवर्नमेंट की स्कीम हो, इन स्कीम्स को आवाम तक पहुंचाने की भी हम लोग पूरी कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। पार्टी में जो 2 भाग पड़ चुके हैं, जो गट तट के मामले हैं, समीर साइद बिल्डर उसको कैसे दूर करेंगे? पार्टी के अंदर कोई गट के मामले हैं नहीं। पार्टी के अंदर सिर्फ एक गट है और वो गट है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गट। और वो गट के अंदर सब आते हैं, चाहे इम्तियाज भाई हो, चाहे मैं हो या कोई और हो, तो हम तमाम एक टीम है, एक फैमिली है और फैमिली के अंदर बर्तन आपस में टकराते रहते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। हमारी पूरी जमात एक साथ है, एक फैमिली है। हम एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा खड़े रहते आए हैं और खड़े रहते रहेंगे। जमात के अंदर कोई गट है नहीं, एक ही गट है, वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का गट और उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ में थे समीर साजिद बिल्डर साहब, आपने इनको सुना। समीर भाई से हम एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे। असद साहब के बारे में समीर साहब ने बहुत बार बताया, इम्तियाज साहब के बारे में बहुत बार बताए, लेकिन जो मजलिस का कोहिनूर हीरा जिसे कहा जाता है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हम ये पूछना चाहेंगे समीर भाई, आपके और अकबर साहब के संबंध कैसे है और क्या आपकी उनकी गुफ्तगू होती है और काम के ताल्लुक से उनका क्या कहना है या वो किस टाइप के इंसान है? देखिए, मैंने बहुत लीडर्स के साथ काम किया है और बहुत लीडर्स को देखा है मैंने, मगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद ऐसा लीडर है जिनको आप आधी रात के अंदर भी फोन लगाओ तो आदमी दूसरी रिंग के ऊपर फोन उठाता बोलता है, समीर भाई बोलो क्या बात है, इतनी रात में फोन क्यों करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुझे नाम से जानते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मुझसे मोहब्बत है और जब भी मैं उनको कॉल करता हूँ या मैसेज करता हूँ तो मुझे उनका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मिलता रहा है। और औरंगाबाद के अंदर भी जब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आए थे 2024 के इलेक्शन में, वो वक्त के अंदर भी मैं और अकबर साहब बहुत वक्त हम लोगों ने साथ में गुजारा था। उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझसे बात की थी, मेरी बात को सुनकर लिया था और उसके बाद से उनका और मेरा रखो ऐसा रहा, हम दोनों के अंदर इतनी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मोहब्बत डाली कि आज अकबर साहब को मैं जब भी कॉल करूं वो कॉल उठाते हैं, मेरी बात को सुनते हैं और मामले को हल करके देते हैं। 2 महीने पहले एक पेशेंट था हमारे औरंगाबाद का, एक गैर हिंदू भाई था, मतलब वो हिंदू भाई का पेशेंट एक हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पे एडमिट था और उस ताल्लुक से मैंने अकबर साहब को कॉल किया था कि अकबर साहब ऐसे ऐसे हमारे शहर का एक पेशेंट है, इनका ऐसा ऐसा एक मामला है, ये फला फला हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। जब मैंने अकबर साहब को कॉल करके पूरी डिटेल दी, अकबर साहब ने कॉल रख दिया। उसके बाद में आधे घंटे में वो हॉस्पिटल से मुझे कॉल आया कि आप बताइए सर आपका कौन सा पेशेंट है, कौन से वार्ड के अंदर है और क्या प्रॉब्लम है। मैं उनको पूरी डिटेल दिया और दूसरे दिन सुबह में वो पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि वो पेशेंट का बिल कितना बता रहे थे, 2.5 लाख रुपए बिल बता रहे थे।
2.5 लाख रुपए का बिल उस पेशेंट का माफ कर दिया गया और उनसे एक पैसा लिए बिना वो पेशेंट को जो तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो पेशेंट हमारे औरंगाबाद का था और मराठा समाज का था। बहुत बड़ी बात है। और समीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया। आपके आगे के राजकीय भविष्य के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं।